मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 मैक्रोइकॉनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को समझने के लिए आप इससे पहले 3 पार्ट्स को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले पार्ट में बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में मैंने मनी और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था, और थर्ड वीडियो में मैंने उसके वेरियस फॉर्म्स को डिस्कस किया था कि मनी कैसे इवॉल्व हुई। आज इस वीडियो में हम मनी सप्लाई और उसके मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि M1, M2, M3 और M4 जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। पर इससे पहले हमें जानना होगा कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई क्या है? मनी बनाता कौन है? कौन प्रोड्यूस कर रहा है इकॉनमी में मनी को? तो मनी को जो प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दो लोग बेसिकली जो है इकॉनमी के अंदर उस पर फोकस करते हैं। पहला है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो जैसे कि हम जान चुके अपनी पिछली वीडियो से कि मनी जो है ओवर द टाइम इवॉल्व हुई, और वो कमोडिटी मनी से टर्न होते 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 रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर आया। अब और आज भी हम जो करेंसी यूज़ करते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव मनी है। जैसे पेपर पे छपा हुआ है 100 रुपया, तो जो 100 रुपया है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, पेपर की उतनी वैल्यू नहीं है, बट उसे बैक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और जब गवर्नमेंट उसे बैक करती है तो वो बन जाती है फिएट मनी। तो गवर्नमेंट के ट्रस्ट की वजह से उसको एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाता है। तो मनी प्रोड्यूस करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो एक सरकार के पास है। और सरकार काम को किसके मदद से करती है? सरकार उसको करने के लिए हमारे बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करती है। हम आगे अपने वीडियोस में जानेंगे कि बैंकिंग का सिस्टम कैसे वर्क करता है। पर बैंकिंग सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारा सेंट्रल बैंक, जो कि हेड ऑफ द ऑल बैंक है, जिसको भारत में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। और दूसरे हमारे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि मनी को क्रेडिट क्रिएट करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो RBI जो है उसके पास सोल अथॉरिटी है करेंसी को प्रिंट करने की। यहाँ पे एक बात ज़रूर नोट करें कि भारत में जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है वो सब RBI के गाइडेंस के अंदर प्रिंट होती है। RBI के पास ही मोनोपोली है उसको प्रिंट करने की। लेकिन 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 रुपये का करेंसी की RBI प्रिंट करती है। नहीं, 1 रुपये का करेंसी GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, उसके पास अथॉरिटी है उसको प्रिंट करने की। पर ओवरऑल जो सारी करेंसी है उसको प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जो गवर्नमेंट के इंडिकेशन से मनी को प्रिंट करती है इकॉनमी में। और सर्कुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही है, जो अपने कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स की मदद से इस काम को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मनी सप्लाई क्या है? इन शॉर्ट, मनी सप्लाई वो अमाउंट ऑफ मनी है जो एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में लोगों द्वारा सर्कुलेट की जा रही है एक समय अवधि पर, एक पॉइंट पर। So it refers to the total stock of money held by the people of a country at a point of time. एक समय में कितना, वो किस फॉर्म में सर्कुलेट की जा रही है? वो कॉइन्स में हो सकती है, वो पेपर नोट्स में हो सकती है, इवन वो डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, क्या मतलब है डिमांड डिपॉजिट का? तो डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट्स में रखा है। अब मनी सप्लाई, तो अगर इन शॉर्ट करें तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई वो मनी है जो सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, पेपर नोट्स, या आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा है जिससे आप अपने ट्रांजेक्शन मेक कर सकते हैं। अब इसको आगे समझने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स का यूज़ करते हैं। जैसे बेसिक टर्म है डिमांड डिपॉजिट, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है उसको हम रिव्यू करते हैं। ये वो डिपॉजिट है जो आपका पैसा बैंक में रखा है, जिसे आप कभी भी बिना कोई प्रायर नोटिस दिए विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है और उसमें आपके 10,000 रुपये रखे हैं। अब आप उसको बिना नोटिस दिए कभी भी आप ATM से रात को 12 बजे भी उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, रात को या सुबह कभी भी जाकर आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दैट काइंड ऑफ डिपॉजिट, इस तरह के डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट कह सकते हैं, जिनके ऊपर चेक लिखा जा सकता है। दूसरा है बैंक मनी। बैंक मनी वो पैसा होता है जो RBI की मदद से, जो सेंट्रल बैंक्स की मदद से जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्रिएट करते हैं। ये ज़्यादातर डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में ही होता है। और तीसरा हाई पावर्ड मनी, जिसके बारे में हम डिटेल में जब जानेंगे, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये वो सारा पैसा इकोनॉमी में जो सर्कुलेट हो रहा है, इसमें हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, और दूसरा कैश, जो वॉलेट कैश पड़ा है कमर्शियल बैंक के पास, और जो उनके रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उनको हम यहाँ पे हाई पावर्ड मनी के अंदर, मॉनेटरी बेस के अंदर ट्रीट करेंगे। अगर हम भारत में, अब यही बात है कि मनी क्या है, तो इन शॉर्ट मनी सप्लाई क्या है? वो सारा पैसा जो एक अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रहा है एक समय पर।
अब क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी के बहुत सारे वेरिएबल्स को मूव करने में हमें जो है हेल्प करता है और गवर्नमेंट उसकी तरीके से इकोनॉमी को करेक्ट करने में भी हेल्प करती है, जिसके बारे में हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल हम सोचते हैं कि अगर भारत में हमें मनी सप्लाई को मापना है कि कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उसके लिए हम कौन कौन से मेजर्स का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो हम टूल्स का यूज़ करते हैं वो 4 टूल्स हैं, वो है M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 टूल्स का हम यूज़ जो है इकोनॉमी में करते हैं ताकि हम मनी सप्लाई को मेजर कर सकें, और एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है M1 मेजर। तो M1 मेजर जो है उसका फॉर्मूला है M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। मतलब मनी सप्लाई का ये सबसे नैरो मेजर है जिससे हम मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं कितना मनी है। इसमें CC क्या है? CC करेंसी है। वो करेंसी लोगों के पास किस फॉर्म में है? वो लोगों के पास कॉइन की फॉर्म में हो सकती है, पेपर नोट की फॉर्म में हो सकती है। तो जो भी करेंसी लोगों के पास कॉइन या पेपर नोट की फॉर्म में सर्कुलेट हो रही है, जो लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उसमें पहला वेरिएबल करेंसी को नोट करते हैं। सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स जो है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि डिमांड डिपॉजिट्स वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में आपका रखा हुआ है, जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं आपकी डिमांड पर। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इसको एक और नाम दिया जाता है चेकेबल डिपॉजिट्स। और थर्ड इसका वेरिएबल है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स बेसिकली बहुत कम अमाउंट होता है, इसका बहुत फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट M1 के अंदर होता है, बट स्टिल अगर हम इसको कंसोलिडेट बनाएंगे तो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता है? अदर डिपॉजिट्स में वो डिमांड डिपॉजिट आते हैं जो RBI के पास रखे हुए हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऐसे बैंक्स जब कोई अपना पैसा जो अब डिमांड डिपॉजिट फॉर्म में RBI के पास रखते हैं तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट जो RBI के पास रखा है किसी विदेशी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का है, गवर्नमेंट्स का। और तीसरा, डिमांड डिपॉजिट जो इंटरनेशनल बैंक्स का है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों फैक्टर्स डिमांड डिपॉजिट्स ही हैं, यानी कि DD जो उसका एक्सटेंशन OD हो गया, यानी कि अदर डिमांड जो है वो अदर डिपॉजिट जो हो गया वो एक्सटेंशन हो गया डिमांड डिपॉजिट्स का। यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट जो लोगों के रखे हुए हैं विद इन द कंट्री, और यहाँ डिमांड डिपॉजिट्स किस किस के? जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, जो फॉरेन कंट्रीज के बैंक्स या गवर्नमेंट है उनके, या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, अगर उन्होंने कोई पैसा RBI के पास रखा हुआ है एज ए डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, तो उसको हम इस पर इंक्लूड करते हैं। सो M1 इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो ये हमें मेजर करती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। अगर हम उसको मेजर करना है तो हम M1 को यूज करेंगे एज अ नैरो मेजर। अब जैसे जैसे हम M1 से M4 पे जाएंगे तो हमारा मेजर बड़ा होता रहेगा, यानी कि इसमें और वेरिएबल्स ऐड होते रहेंगे। तो अगर हम M2 की बात करें, M2 में M1 वाले सारे वेरिएबल्स तो रहेंगे प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट्स लोगों ने खोले हुए हैं और उसमें जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया M1 में क्या क्या है? C प्लस DD प्लस OD प्लस जो हम डिपॉजिट हमने किया हुआ है पोस्ट ऑफिस में, सेविंग में। जैसे कि हम समझते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस जो हैं वो सिर्फ डाक पहुंचाने का ही काम नहीं करते, उनके अंदर हम अपने बचत को भी कर सकते हैं, खाते खुलवा सकते हैं। क्योंकि ये सुविधा तब दी गई जब बहुत सारे बैंकिंग जो क्षेत्र है उसको और वाइडन करने के लिए पोस्ट ऑफिस जो बहुत विलेजेस या गांव वाले इलाकों में बसे हुए थे, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई कि वहाँ पे वो लोग अपना पैसा जमा करा सकें। तो इनके अंदर भी जो लोगों ने डिपॉजिट्स रखे हुए हैं उसको भी हम इसमें अगर इंक्लूड कर लें तो हम M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि और कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। तो हमने M1 से अब बड़ा अपना क्राइटेरिया कर लिया M2 के अंदर। और M3 की अगर बात करें तो M3 के अंदर हम M1 को ले रहे हैं, जो कि अगेन हमने पहले पढ़ा था, जो बेसिक था हमारा C प्लस DD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स, और इसमें हम नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक लेते हैं। अब इसमें एक नया वर्ड आया, टाइम डिपॉजिट्स। ये टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है एक्चुअली? टाइम डिपॉजिट्स वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो आप बैंक में रखते हैं फॉर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इसको हम अपने बोलचाल भाषा में जानते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, यानी कि FD के नाम से भी जानते हैं। इन डिपॉजिट साथ एक ये इशू होता है कि आप इन पैसे को आप उस समय के होने से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी इनमें लिमिटेशन है। जैसे कि आप डिमांड डिपॉजिट में आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब भी चाहें। इसके अंदर आपने बैंक के पास एक पैसा कुछ समय अवधि के लिए रखा हुआ है और उसको विड्रॉ आप तब कर पाएंगे जब वो समय अवधि पूरी हो जाएगी। तो अगर हम अपने M1 के अंदर इन जो भी नेट टाइम डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास, जितना भी वो फिक्स डिपॉजिट पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है नेट फॉर्म में, उसको अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये हम M3 मेजर को पहुंचेंगे। इसमें दो टर्म्स भी हो सकते हैं, ग्रॉस टाइम डिपॉजिट्स एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स। ग्रॉस टाइम डिपॉजिट्स में वो पैसे भी आता है जो बैंकों के साथ लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम इसमें नेट टाइम डिपॉजिट रखते हैं जिसमें केवल लोगों का वो पैसा जो लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करके बैंक पर रखा हुआ है उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई हम ऑब्टेन कर पाएंगे। और हमारा जो लास्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई है विच इज M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के अंदर हम M3, यानी कि अब हम अभी तक हमने दो M1 को लिया है, अब M3 को हम ले रहे हैं, अब और ब्रॉड ऑन होराइजन कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर M1 को लिया, M1 में बता C प्लस DD प्लस OD, देखें हम C प्लस DD प्लस OD, और हमने इसमें जो है
अब हमने क्या किया, हमने M3 को लिया, M3 में M1 तो था ही, साथ में नेट टाइम डिपॉजिट भी लिया और पोस्ट ऑफिस भी ले लिया। यानी कि पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने सिर्फ लोगों के हाथ में जो पैसा घूम रहा है वो लिया, फिर हमने उसमें पोस्ट ऑफिस को ऐड किया, वो हमारा M2 हो गया। फिर M3 में हमने क्या किया, M3 में हमने जो है लोगों के जो FD थे उनको ऐड किया, और M4 में हमने क्या किया, इसमें हमने पोस्ट ऑफिस भी ऐड किया, लोगों का डिपॉजिट्स भी ऐड किया, जो फिक्स डिपॉजिट पड़ा है और जो सर्कुलेट हो रहा है उसको भी ऐड किया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, M3 प्लस, so what is M4? M4 is equal to M3 plus total deposits with post office other than NSC। तो अभी तक हम जो भी पोस्ट ऑफिस पर डिपॉजिट्स है उसको भी हमने लिया यहां पर, और साथ में हमने टाइम डिपॉजिट्स भी लिया, और साथ में हमारा अदर डिपॉजिट्स भी आ गया, हमारा डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गया, हमारा करेंसी सर्कुलेशन में आ गया, दैट इज M4। सो अगर हम देखें तो M1 और M4 ये जो है एक मनी सप्लाई, कितना मार्केट में मनी सर्कुलेट हो रहा है उसको मेजर करके डिफरेंट टूल्स हैं। M1 विल बी कंसिडर्ड एज नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड M4 विल बी कंसिडर्ड एज ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिजर्व बैंक है वो इन मेजर्स का यूज करता है ताकि वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर सके। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको मनी सप्लाई और M1, M2, M3 और M4 मेजर को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।